तो बच्चों आप लोग जो है आप लोगों का जो चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चल रहा था, मुझे लगता है oogenesis तक करवा दिया है। oogenesis करा दिया है क्या सर ने? मेगा स्पोरोजेनेसिस कंप्लीट करा दिया सर ने। मेगा स्पोरोजेनेसिस स्टार्ट करते हैं बेटा फिर। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। हेरिडिटी, हेरिडिटी एक वर्ड है, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या होती है बेटा? दोज कैरेक्टर्स विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स बट सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट्स। वो सिमिलर कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं क्या? हेरिडिटी, ठीक है। जैसे वी आर ह्यूमंस, ठीक है। तो ये पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन में जो ह्यूमन होने का कैरेक्टर है वो क्या है? हेरिडिटी है, ठीक है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होता है। और वेरिएशन मींस डिफरेंस, वेरिएशन मींस डिफरेंस, और वो डिफरेंस 3 लेवल पे होगा बेटा। डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स, डिफरेंस बिटवीन ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट्स, मतलब भाई बहन से अलग, एंड डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम पॉपुलेशन, मतलब पूरी दुनिया में हम यूनिक है, ठीक है। तो ये जो 3 लेवल पे वेरिएशन है बेटा, वेरिएशन 3 लेवल पे होता है। तो हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, और वेरिएशन मीन्स डिफरेंस, और वो भी 3 लेवल पे। समझ में आ गया? तो हेरिडिटी में क्या लिखेंगे बेटा? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। और ये कौन से कैरेक्टर होंगे बेटा? सिमिलर कैरेक्टर्स, ठीक है। दूसरा आता है वेरिएशन, वेरिएशंस, ठीक है। वेरिएशन, वेरिएशन किसको बोलेंगे? डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। स्पीसीज तो समझ रहे हो? इट इज डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। और ये 3 लेवल पे होगा बेटा, मैंने बताया। कौन कौन सा? पहला डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स, डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। दूसरा डिफरेंस बिटवीन
individuals of same parents. तीसरा, difference between individuals of population of same species. 3 लेवल पे होता है, ठीक है? समझ में आया दोनों चीज? दोनों चीज समझ में आया बेटा? ओके, कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिए? ठीक है, ओके। चलो, जिसका छूट जाएगा मैं ये पूरा पीडीएफ सेंड कर दूंगा, है ना? बाद में, अभी क्लास के बाद तुरंत 2 मिनट में पूरा पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा। तो कहीं अगर छूट गया तो उससे कॉपी कर सकते हो, इसीलिए मैं इरेज नहीं कर रहा हूं, ठीक है? जेनेटिक्स, जेनेटिक्स term genetics given by William Watson. विलियम वैटसन ने बेटा जेनेटिक्स टर्म दिया था, ठीक है? और ये जेनेटिक्स है क्या? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, दोनों, ठीक है? हेरिडिटी एंड वेरिएशन. It is branch of biology that deals with heredity and variations, ठीक है? और इनहेरिटेंस किसको बोलेंगे बेटा? हेरिडिटी प्लस वेरिएशन को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस. हेरिडिटी प्लस वेरिएशन को हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस, ठीक है? बढ़िया, लिख लेना है आप. इनहेरिटेंस इज इक्वल टू हेरिडिटी प्लस वेरिएशन, दोनों, ठीक है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल. फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है? ग्रेगर जॉन मेंडल. इनकी बर्थ हुई थी बेटा 22 जुलाई 1802 में, है ना? बर्थ इनकी कब हुई थी? बर्थ 1802 में, 22 जुलाई, 22 जुलाई में हुआ था, है ना? और इनका डेथ कब हुआ था? 1884. डेथ कब हुई थी? 1884. तो ये जो बीच का टाइम है देख लो, 60 के आसपास, 1860 के आसपास इन्होंने एक बुक लिखा था, ठीक है?
बट उसको कोई फॉलो किया नहीं। एक्चुअल में मेंडल जो है एक चर्च में फादर थे, ठीक है? चर्च में फादर थे, ये बात आपको याद रखना है। दूसरी बात याद रखनी है कि वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे बेटा। मैथ उनको बहुत अच्छी तरह आती थी, ठीक है? तो मैथ को उन्होंने बायोलॉजी में इंट्रोड्यूस कर किया था, ठीक है? जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में। बर्थ प्लेस लिख लेना चाहो तो ऑस्ट्रिया, ठीक है? ऑस्ट्रिया हुआ था, ठीक है? अब क्या था बेटा कि आप बाइबल जानते हो? बाइबल का नाम सुना है? सभी ने सुना है। तो हाँ, बाइबल में बेटा आप अब तो इवोल्यूशन में आपका मुझे लगता है 5, 6, 7 7th चैप्टर है आपका इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में पहले पढ़ाया जाता था, अब तो सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं पढ़ाते उसको, जरूरी नहीं है बहुत। बट अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी बताया जाता था कि अर्थ की जो ओरिजिन है वो कैसे हुई थी। बाइबल भी इसको एक्सप्लेन करने करता है, ठीक है ना? तो बाइबल में ये लिखा है बेटा कि पूरे अर्थ की जो ओरिजिन है वो शायद 6 डेज में हुई है। और डे फर्स्ट मून आया, डे सेकेंड अर्थ बनी, डे थर्ड सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गए थे। डे फोर्थ जो है सन बना था। डे फोर्थ, ये समझ, थोड़ा सा समझने की बात है। डे फोर्थ उसमें लिखा है सन बना था। तो लोगों ने बोला कि भाई जब सन की ओरिजिन थर्ड डे हुई तो ये शुरू के 3 दिन आपने कैसे कैलकुलेट किया? क्योंकि डे और नाइट के बेसिस पे, दिन और रात के बेसिस पे बेटा हम डे को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? ठीक है? तो बाइबल गलत है ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जैसा भी है, जो भी है, मैं उस पे नहीं बोलना चाहता। बट ये बोलना चाहता हूँ बेटा कि ऐसा लिखा होने के बावजूद भी दुनिया के जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो फॉलो करते हैं उसको, ठीक है? तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था ये साइंस से बिल्कुल हटके था, और सॉरी मैथोलॉजी से, इस सब से बिल्कुल हटके था। तो उसको मानने के लिए कोई उस समय तैयार नहीं था, इनकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो जो लॉ ऑफ मेंडल्स आप पढ़ोगे वो एक्चुअली मेंडल ने नहीं बनाए थे, वो एक्चुअल में मेंडल ने बेटा नहीं बनाए थे। बाद में बेटा 19th सेंचुरी में, याद रखो, 19th सेंचुरी में 3 साइंटिस्ट आए लोग, वो भी अलग-अलग देशों में रहने वाले थे लोग, ठीक है ना? 3 लोग। और वो कौन-कौन से थे बेटा? ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस, एंड टी सेमार्क। एक्चुअल में जो लॉ ऑफ मेंडल बनाया था वो कार्ल कोरेंस ने बनाया था। अगर ऑप्शन में सेलेक्ट करने को आए तीनों तो आप तीनों सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर तीनों में से कोई एक नाम सेलेक्ट करने को आए तो आप कार्ल कोरेंस सेलेक्ट करोगे, ठीक है? लॉ ऑफ मेंडल इन्होंने, कार्ल कोरेंस ने दिया था, ठीक है? ह्यूगो डिवरीज जो है हॉलैंड के रहने वाले थे, ये हॉलैंड के रहने वाले थे। और कार्ल कोरेंस जो है जर्मनी के रहने वाले थे। और टी से मार्क ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, तीनों 3 जगह के। लेकिन कार्ल कोरेंस, हाँ, फर्स्ट कार्ल कोरेंस को आप सिलेक्ट करोगे। लॉ ऑफ मेंडल, लॉ ऑफ मेंडल, बाद में इन्होंने उसको पढ़ा और नाम भी दिया मेंडल का, अपना नाम नहीं दिया, ठीक है? मेंडल लॉ को नहीं फॉलो करने वाले बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम आपको बताएंगे, ठीक है? हर जगह मेंडल रूल फॉलो नहीं होता, फिर भी उनके कुछ रूल्स आज भी फॉलो होते हैं जेनेटिक्स में, इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। और इन्होंने बेटा सेलेक्ट किया था, बहुत सारे प्लांट सेलेक्ट किए थे,
लेकिन आपको मेनली फोकस करना है पाइसम सटिवम पे। फर्स्ट नेम बताना, ह्यूगो डी व्रीज, लिखा तो है बेटा, ह्यूगो डी व्रीज हॉलैंड के रहने वाले थे। टी से मार्क ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। कार्ल कोरेंस जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था बेटा वो था गार्डन पी। था तो बहुत और भी, है ना, राजमा पे भी उन्होंने रिसर्च किया था काफी, लेकिन गार्डन पी प्लांट पे पाइसम सटिवम, ठीक है, पाइसम सटिवम पे उनका एक्सपेरिमेंट था। और इस प्लांट को सेलेक्ट क्यों किया था उन्होंने वो भी हम देखेंगे। मेंडल एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने पाइसम सटिवम, गार्डन पी सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने का रीजन क्या क्या था? रीजन क्या क्या था बेटा? पहला लिखो, आप जानते हो रीजन, जानते हो आप पहले से जानते हो शायद कि देखो प्लांट ऐसा होना चाहिए जिसका कि कई जनरेशन, कई प्रोजेनी हम विद इन अ ईयर देख सकें। मतलब एक साल के अंदर उसकी कई जनरेशन को हम स्टडी कर सकें। लाइफ स्पॉन उसकी छोटी होनी चाहिए, ठीक है, तो एनुअल प्लांट होना चाहिए। एनुअल प्लांट था, लाइफ साइकिल 3 to 4 मंथ होती है उसकी, ठीक है, तो विद इन अ ईयर 3 to 4 जनरेशन की स्टडी हम कर सकते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है इसका, और डाई एडल्फस कंडीशन होती है। डाई एडल्फस शायद आपको नहीं याद होगा, या याद होगा तो अच्छी बात है, मैं बताऊंगा। मतलब कि दो बंडल में स्टेमेन उसके डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। स्मॉल हार्बेसियस प्लांट है, बहुत बड़ा ट्री नहीं है कि उसकी स्टडी में वेजिटेटिव फेज उसका बहुत लंबा खींचेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज दोनों बहुत छोटे होते हैं, तो हार्बेसियस प्लांट है। एक बार के क्रॉसिंग में बेटा बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करता है वो, हाँ, मैनी सीड्स पर जनरेशन। और इंटरमीडिएट कैरेक्टर कोई शो नहीं करता ये, मतलब कि अगर जैसे मान लो टॉल और ड्वार्फ में क्रॉस कराएं तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो जो है इंटरमीडिएट कोई कैरेक्टर शो कर दे जो ना छोटा हो ना बड़ा हो, ऐसा नहीं होता उसके साथ, ठीक है। तो पहला लिखिए, इट इज अ एनुअल प्लांट, इट इज एनुअल प्लांट। दूसरा क्या लिखोगे? 3 to 4 मंथ क्या होती है इसकी लाइफ स्पान, तो 3 to 4 जनरेशन, जनरेशन पर ईयर हम देख सकते हैं। थर्ड, फटाफट लिखो, थर्ड क्या लिखे, क्या बताया मैंने? बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है ये, बाई सेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है। डाई एडेल्फस विद डाई एडेल्फस कंडीशन। डाई एडेल्फस कंडीशन का क्या मतलब है? स्टेमेन 10 होते हैं बेटा इसमें, डाई मीन्स 2, तो दो बंडल में सारे स्टेमेन फ्यूज होते हैं आपस में, हाँ, दो डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, तो 9 फ्यूज्ड और 1 फ्री होता है, तो 9+1 अरेंजमेंट होता है किसका? स्टेमेन का। तो ये हो गया डाई एडेल्फस, ठीक है। फोर्थ क्या लिखोगे? स्मॉल हर्बेसियस प्लांट, स्मॉल हर्बेसियस प्लांट होता है ये, ठीक है। एंड मेनी सीड्स, प्रोड्यूस मेनी सीड्स पर जनरेशन,
प्रोड्यूस मैनी सीड्स पर जनरेशन, ठीक है। और इंटरमीडिएट कैरेक्टर एब्सेंट, नॉट शो। नेक्स्ट लिखिए, इंटरमीडिएट कैरेक्टर नॉट शोन बाई पी। ठीक है। अब बेटा हम कैरेक्टर्स लिखेंगे सारे। जितने कैरेक्टर उन्होंने सेलेक्ट किए थे सबका नाम लिखेंगे कैरेक्टर्स। दूसरे में डोमिनेंट, तीसरे में लिखेंगे रेसेसिव कैरेक्टर्स। ठीक है, चलो। तो पहला क्या लिया उन्होंने, हाइट। हाइट लिया। हाइट में जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो क्या होता है बेटा, टॉल। और जो रेसेसिव कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, ड्वार्फ। अब आपको ट्रेट, कैरेक्टर, एलील, डोमिनेंट, रेसेसिव, अभी ये केवल लिखो, अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। सभी में डिफरेंस आज सारा बेसिक क्लियर करना है हमें पहले, है ना। पहले लिख लेते हैं। दूसरा कैरेक्टर उन्होंने सेलेक्ट किया था बेटा सीड कलर। दूसरा कैरेक्टर सेलेक्ट किया था बेटा सीड कलर। सीड कलर में एक्चुअली कॉटिलेडॉन का कलर था, है ना। सीड कलर में डोमिनेंट था येलो और रेसेसिव था ग्रीन। ठीक है। सीड शेप, सीड शेप में राउंड, ठीक है। डोमिनेंट था किसके ऊपर, डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड। रिंकल्ड मतलब खुरदुरा, ठीक है ना। राउंड को आप स्मूथ भी लिख सकते हो, ठीक है। तीन तीन हो गया कैरेक्टर। उसके बाद हाँ, उसके बाद पॉड कलर। पॉड मतलब फली, पॉड कलर। पॉड मतलब जानते हो ना, जो मटर मार्केट में मिलता है, ग्रीन मटर, मटर की फली दो तरह की थी, ठीक है। एक तो ग्रीन और दूसरा येलो। ग्रीन तो देखा होगा आप लोगों ने, येलो नहीं देखा होगा, बट होता है। पॉड का शेप, पॉड शेप, पॉड शेप मतलब कि ये मान लो दो तरह का था, इनफ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। इनफ्लेटेड का मतलब होता है बेटा, जैसे कि मान लो ये फली है ऐसे, तो ये पूरा बराबर हो। इनफ्लेटेड का मतलब होता है कि अगर ये पॉड है तो यहाँ 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 जहां जहां पे उसके सीड्स होंगे ना, तो दो सीड्स के बीच में थोड़ा सा दबा रहता है, तो उसको कॉन्स्ट्रिक्टेड बोलते हैं। और फ्लैट हो तो इनफ्लेटेड बोलते हैं। क्लियर। इनफ्लेटेड डोमिनेंट ओवर, इनफ्लेटेड डोमिनेंट ओवर कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है। कितने हो गए, पांच, दो रह गए। और फ्लावर कलर,
फ्लावर कलर कौन सा डोमिनेंट था किसके ऊपर? वायलेट और पिंक। वायलेट और पिंक डोमिनेंट ओवर व्हाइट। ठीक है। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन डोमिनेंट कैरेक्टर एक्साइल, सॉरी एक्साइल, डोमिनेंट ओवर टर्मिनल। तो एक्सियल किसको बोलते हो बेटा आप? ये मान लो ब्रांच है या लीफ है, तो यहाँ पे जो फ्लावर निकलेगा वो डोमिनेंट होगा और ये टर्मिनल फ्लावर है। ठीक है। तो टर्मिनल के ऊपर एक्सियल डोमिनेंट होता है पी में, अगर उस समझ रहे हो? ठीक है। पॉड शेप, पॉड शेप नहीं समझ में आया? मतलब ऐसे हो पॉड शेप, तो वो क्या होगा? कंस्ट्रिक्टेड, और बराबर हो तो इन्फ्लेटेड। ठीक है। अब चलो पहले हम बेसिक क्लियर करते हैं आराम आराम से। ठीक है। कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस आपको आता है? ट्रेट में किसी बच्चे को आता है डिफरेंस, ट्रेट और कैरेक्टर में? बताओ बेटा महक, महक बेटा बता ट्रेट का कोई एग्जांपल दो। ट्रेट कैन बी, हाँ सौ में संजय, 7 ट्रेट 14 कैरेक्टर ऑफ पी। गलत जवाब। दैट कैन बी ट्रांसफर्ड महक। ओके। ट्रेट आर 2। ठीक, चलो मैं बताता हूं सबको। एवरी कैरेक्टर हैव ट्रेट, आयुष। ठीक है। चलो देखते हैं, जिनको नहीं पता है वो भी पता चल जाएगा। चलो देखो, हम यहाँ पे ह्यूमन का एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। ह्यूमन का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ये है मान लो मेल। ठीक है। ह्यूमन मेल, होमोसेपियंस स्पीसीज है, और दुनिया का कोई भी मेल हो, ये ह्यूमन मेल, सबकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। इसके बॉडी से अगर हम सेल को बाहर निकालें, और इसमें होगा न्यूक्लियस बेटा, और मान लो ये सिर्फ डिवाइडिंग सेल है, इसके क्रोमोसोम को बाहर निकालें अगर हम, और उसका फोटो ले लें मेटाफेज स्टेज में। सेल डिवीजन आप सबने पढ़ा है ना? अगर क्रोमोसोम की स्टडी करनी होती है तो मेटाफेज स्टेज में ही करते हैं, क्योंकि मतलब बिल्कुल क्लियरली विजिबल होते हैं वो। हाँ, तो मेटाफेज स्टेज में हमने क्रोमोसोम का इमेज लिया बेटा। अभी मेटाफेज कंप्लीट नहीं हुई है, तो सारे क्रोमोसोम्स हमको ऐसे नजर आएंगे, इधर उधर। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 काउंट करेंगे तो ये 46 होंगे। ठीक है। अब इनको हम क्या करें कि एक एक क्रोमोसोम को बेटा, एक एक क्रोमोसोम को हमने अलग अलग काट के निकाल लिया है। एक एक क्रोमोसोम को हमने निकाल लिया, बाहर कर लिया निकाल के, और एक व्हाइट पेज पे इसको हम पेस्ट कर रहे हैं। किसके बेसिस पे? लेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में।
क्लियर है? लेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको हम पेस्ट करेंगे। तो ये पहला क्रोमोसोम हमको इतना बड़ा मिला है। अब दूसरा खोजेंगे इसमें तो बेटा हमको क्या मिलेगा, इसी के बराबर, इसी के जैसा लेंथ में भी और मॉर्फोलॉजी में भी एग्जैक्टली सेम मिल जाता है, इसी के जैसा, तो इसके बगल में हमने पेस्ट कर दिया। बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूं मैं आपको। फिर दूसरा खोजते हैं, तो दूसरा भी मिलता है इससे छोटा एक, और इससे छोटा खोजने की कोशिश करेंगे बेटा तो इसी के बराबर मिल जाएगा हमें। देखो तीसरा खोजते हैं तो इससे छोटा थोड़ा है, देखो, और इसके जैसा एक और मिल जाता है हमें। तो इसको हम फर्स्ट पेयर बोलते हैं, इसको सेकेंड पेयर बोलेंगे, इसको थर्ड पेयर बोलेंगे, मतलब क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। अब होता क्या है कि इसको हम कंटिन्यू करते जाएं तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, ये 22nd क्रोमोसोम है, और ये है बेटा 23rd क्रोमोसोम जो होता है उसका जोड़ा नहीं मिलता है, उसका पेयर नहीं मिलता। ठीक है, ये जो है 23rd पेयर है, आप जानते हो। सोच रहे होगे कि ये तो हमको पहले से पता है, कोई बात नहीं। अब देखो, अगर दुनिया के किसी भी ह्यूमन फीमेल का अगर हम इसी तरह से क्रोमोसोम पैटर्न बनाने की कोशिश करें फीमेल का, और इसका भी क्रोमोसोम बाहर निकाल लिया और इसको भी पेस्ट करने की कोशिश की ऐसे ही, तो ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर मिल जाएगा, ये तीसरा पेयर है, ऐसे ही ये 22nd पेयर है, और 23rd पेयर भी जो है इसका सेम मिल जाता है। ठीक है, यहां तक आप पहले से जानते हो। ठीक है, अब देखो, आप जानते हो कि डीएनए का एक सेगमेंट एक कैरेक्टर के लिए कोडेड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन। ठीक है, एक सेगमेंट डीएनए का। तो हम मान लेते हैं कि इस क्रोमोसोम पे जीन होते हैं, और मान लो यहाँ पे ए जीन है, बी जीन है, सी है, डी है, तो इसका जो है पेयर्ड जो क्रोमोसोम होगा वो भी ए बी सी और डी के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, केवल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि मान लो बेटा ह्यूमन मेल में सेकेंड पेयर वाला जो क्रोमोसोम है उसका बी जीन जो है, बी जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ आई कलर। ठीक है, मान लो, सही है नहीं है, मान लो अगर, तो इसका जो पेयर है बेटा, इसके इसमें भी सेकेंड पेयर में बी जीन जो है बेटा, ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, आई कलर के लिए। अब ये अलग बात है, ये हो सकता है ब्लैक के लिए हो, ये हो सकता है ब्लू के लिए हो सकता है उन दोनों में से कोई एक ब्लैक के लिए हो, एक ब्लू के लिए हो, ऐसा हो सकता है। अगर ये मेल में है तो ऐसी डिस्कवरी हो चुकी है, ऐसा हमको पता लग चुका है कि फीमेल में भी बेटा सेकेंड पेयर वाला क्रोमोसोम का बी जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आई कलर। मान लो थर्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम का डी जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर, मान लो, तो ये भी क्या किसके लिए होगा, पेयर में जो है स्किन कलर के लिए होगा।
मेल में भी यहाँ पे स्किन कलर के लिए होगा, यहाँ पे स्किन कलर के लिए होगा। अब ये अलग बात है कि ये ब्लैक के लिए है, ये व्हाइट के लिए है, ये अलग बात है। मतलब क्या हुआ कि जो कैरेक्टर के जीन मेल में है जिस जगह पे, उसी जगह पे फीमेल में भी उसी कैरेक्टर के लिए जीन है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इस पर जो जीन है वही जीन यहां भी है, और इस पर जो जीन होता है, मैंने इसको क्रॉस लगा दिया, वही जीन यहाँ 23rd पेयर में भी होता है। और ये जो एक क्रोमोसोम बच गया, इस पर जो जीन होते हैं बेटा, इस पर नहीं होते, तो इसको वाई बोल दिया हमने। तो एक्स वाई यहाँ पे है और एक्स एक्स यहाँ पे है। अब इन दोनों पेयर्ड क्रोमोसोम को हम आपस में क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम आपस में होमो, होमो मीन्स सेम, और लोगस मीन्स प्लेस, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो मेल में सारे क्रोमोसोम होमोलोगस होते हैं, सॉरी, फीमेल में सारे क्रोमोसोम होमोलोगस होते हैं, और मेल में 23rd पेयर क्या होता है? हेटेरोलोगस होता है, हेटेरोलोगस होता है। फीमेल में सारे होमोलोगस है। हाँ, और ये जो 23rd पेयर है, इसको हम बोलते हैं बेटा, ये चूंकि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेल कैरेक्टर के लिए इस पे जीन पाए जाते हैं, इसलिए 23rd पेयर को हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। और ये बॉडी का 1 से लेके 22 तक ये सोमैटिक बॉडी पार्ट के लिए, ह्यूमन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या? सोमैटिक क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सोमैटिक क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये अगर ओरिजिनल पिक्चर है, आपके पास एनसीईआरटी है क्या? एनसीईआरटी लेके बैठा करो क्लास में। हाँ, तो एनसीईआरटी में बेटा आप इस चैप्टर का लास्ट का 1-2 पेज, लास्ट सेकेंड या थर्ड पेज को ओपन करो, वहां पे कैरियोटाइप लिखा है क्या? इसी तरह से क्रोमोसोम का डायग्राम बनाया है वहां पे, देखना। क्रोमोसोम का डायग्राम बनाया है क्या? हाँ, उसके नीचे क्या लिखा है? कैरियोटाइप लिखा है क्या? कैरियोटाइप लिखा है, लिखा है रंजन, सौम्य, बताओ बच्चों, लिखा है कैरियोटाइप। हाँ, तो देखो, ओरिजिनल इमेज ऑफ, एक हेडिंग दो, एक हेडिंग दो, लिखो आप, लिखो कैरियोटाइप। कैरियोटाइप में लिखो ओरिजिनल इमेज ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स, ओरिजिनल इमेज ऑफ ऑल क्रोमोसोम of particular species, of particular species is called karyotype, is called karyotype। दूसरा लिखना है आपको इडायोग्राम, IDIOGRAM, इडायोग्राम। इडियोग्राम में लिखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ all the chromosomes, all the chromosome of particular species is called ideogram। तो मैंने ideogram बनाया हुआ है, देखो।
ह्यूमन का बनाया हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ अपने टॉपिक पे। देखो, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंथ ले लेते हैं। तो लेंथ क्या है बेटा? एक कैरेक्टर है। ठीक है, लेंथ क्या है? एक कैरेक्टर है। और लेंथ हमेशा ट्रेट के फॉर्म में हमें बाहर से दिखता है। ठीक है, तो इस कैरेक्टर लेंथ के दो ट्रेट हो गए, एक टॉल और एक ड्वार्फ। ठीक है, टॉल दिखता है, ड्वार्फ भी दिखता है, ये दोनों ट्रेट हो गए। क्लियर? अब देखो, मान लो, सिर्फ मानना है, सच है नहीं, थर्ड पेयर वाले क्रोमोसोम पे, थर्ड पेयर वाले क्रोमोसोम पे ए जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथ। ठीक है, और लेंथ में भी यहां पर टॉल के लिए है और दूसरी जगह ड्वार्फ के लिए है। एक पर टॉल के लिए है, दूसरे पर ड्वार्फ के लिए है दोनों लेंथ के लिए, याद रखो। तो यहां भी क्या होगा? यहां भी टॉल के लिए होगा और यहां ड्वार्फ के लिए होगा। उस स्पीसीज में सभी के पास उसी प्लेस पे। इसको बोलते हैं लोसाई ऑफ द जीन, मतलब या लोकस ऑफ द जीन। लोकस मतलब स्थान, जगह, जीन का जगह, जो प्लेस होता है उसको क्या बोलते हैं? लोकस। ठीक है, जीन का लोकस। तो ये टॉल के लिए है बेटा, ये ड्वार्फ के लिए है। तो ये दोनों जीन आपस में सेम कैरेक्टर के लिए हैं, लेकिन डिफरेंट ट्रेट के लिए हैं। तो इनको आपस में हम क्या बोलेंगे? एलील। क्या बोलेंगे? एलील, या एलिलोमॉर्फ भी कहते हैं। तो एलील क्या हुआ? टू अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ जीन ऑफ सेम कैरेक्टर। क्लियर हो गया? अभी लिखवाऊंगा सारा, लिखना मत, अभी लिखवाऊंगा मैं, अभी समझ लो। टू अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ अ जीन और स्ट्रक्चर ऑफ जीन और डीएनए ऑफ सेम कैरेक्टर which present in same locus of the chromosomes, homologous chromosome, sorry, which present on same locus of homologous chromosomes. क्लियर? एलील क्लियर हो गया? एस नो कुछ तो लिख दो। रिपीट। मुस्कान, देखो, ये टॉल के लिए है, ये ड्वार्फ के लिए है, लेकिन दोनों तो हैं लेंथ के लिए। ठीक है, तो ये दोनों जीन आपस में क्या है? सेम कैरेक्टर के लिए हैं, लेकिन अलग अलग ट्रेट के लिए हैं। जो एक्चुअल में जीन का स्ट्रक्चर है, मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर है, मींस एलील क्या हुआ? टू अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ जीन और डीएनए ऑफ सेम कैरेक्टर which located on same locus, स्थान, same locus of homologous chromosome। लिखना नहीं, अभी मैं लिखवा रहा हूं, अभी समझना है चीजों को। मुस्कान बेटा क्लियर हुआ? क्लियर है, चलो ओके। अब हाँ, तो बेटा एलील समझ में आ गया, कैरेक्टर समझ में आ गया, ट्रेट समझ में आ गया, आपको क्लियर हो गया। अब देखो, आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना।
समझ में आ जाएगा तो एस लिखना। अब क्या होता है बेटा कि किसी एक कैरेक्टर के लिए एक पर्सन के पास कितने एलील होंगे? बोलो, जवाब दो सब लोग। किसी भी एक पर्सन के पास, एक इंडिविजुअल के पास एक कैरेक्टर के लिए कितने एलील होंगे? एलील कितने होंगे? 2 होंगे। बिल्कुल सही बात है। और ये जो दोनों हैं, हाँ ठीक है, ये जो दोनों हैं ये सेम एलील भी हो सकते हैं, सेम ट्रेट के लिए भी हो सकते हैं। जैसे ये भी टॉल के लिए हो सकता है, ये भी टॉल के लिए हो सकता है, ये भी ड्वार्फ के लिए हो सकता है, ये भी ड्वार्फ के लिए हो सकता है, ये टॉल के लिए हो सकता है, ये ड्वार्फ के लिए हो सकता है, ये ड्वार्फ के लिए हो सकता है, ये टॉल के लिए हो सकता है। सेम होंगे तो होमोलोगस, सेम होंगे तो होमोलोगस नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम पे हैं, इसलिए वो एलील हैं। अब वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। एलील जो है बेटा वो सेम ट्रेट के लिए भी हो सकते हैं और डिफरेंट ट्रेट के लिए भी हो सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं, वो सेम ट्रेट के लिए भी हो सकते हैं, डिफरेंट ट्रेट के लिए भी हो सकते हैं। जैसे ये दोनों जगह पे ड्वार्फ के लिए है लेकिन आपस में एलील हैं तो सेम ट्रेट के लिए हो गया। दोनों जगह पे टॉल के लिए हैं तो दोनों आपस में एलील हैं लेकिन सेम ट्रेट के लिए हैं। और दोनों जगह पे ड्वार्फ हैं तो भी सेम है। एक टॉल एक ड्वार्फ डिफरेंट भी हो सकता है। और एलील कभी दिखता नहीं है, एलील जो है ट्रेट के फॉर्म में बेटा हमें एक्सप्रेस होता है, एलील ट्रेट के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। क्लियर है यहां तक? ओके, मैं लिखवाऊंगा सारा, घबराओ मत। अब देखो, अब इसको समझना है, एक लाइन और बस समझ लो। एक कैरेक्टर के लिए, जैसे आपने बताया हमें कि एक कैरेक्टर के लिए एक इंडिविजुअल के पास दो ही एलील होंगे, दो ही एलील होंगे। लेकिन बेटा, लेकिन ध्यान से सुनो आगे वाला स्टेटमेंट मेरा, मे बी फॉर सेम कैरेक्टर, फॉर सेम कैरेक्टर, मे बी, है ना, हमेशा नहीं, मे बी फॉर सेम कैरेक्टर more than two alleles are present in a population of same species, in a population of same species. For example, for example, देखो ह्यूमन में, ह्यूमन में बेटा ब्लड ग्रुप 4 तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो अभी। हाँ, तो ये 4 तरह का जो ब्लड ग्रुप है बेटा कंट्रोल होता है 3 जीन से, 3 जीन्स, या इसी को हम बोलेंगे 3 एलील। ठीक है, 3 एलील या 3 जीन्स कौन कौन से होते हैं? आई ए, आई बी एंड आई ओ। ये आई ए और आई बी जो है ये डोमिनेंट होते हैं बेटा, और आई ओ रेसेसिव होता है। ठीक है, ये रेसेसिव होता है। अब देखो ए हो गया, ए और ओ है तो ए ब्लड ग्रुप, ए है तो ए ब्लड ग्रुप, बी और ओ है तो बी ब्लड ग्रुप, या बी है तो बी ब्लड ग्रुप, ए बी है तो ए बी ब्लड ग्रुप, और ओ है तो ओ ब्लड ग्रुप। 4 तरह के ब्लड ग्रुप बनते हैं। तो अब देखो जीन एलील कितने होते हैं ब्लड ग्रुप के? 3 होते हैं, 3। तो मोर देन 2 है कि नहीं है एलील?
ह्यूमन पॉपुलेशन में मोर देन 2 एलील है कि नहीं? लेकिन किसी एक आदमी में बेटा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, केवल 2 ही एलील होंगे, केवल 2 ही एलील होंगे। हाँ, तो एलील में बी प्रेजेंट इन इन द फॉर्म मोर देन 2, more than 2 in a population of same species. क्लियर? ठीक है। अब देखो मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर जो सेलेक्ट किए थे, उसमें जो डोमिनेंट मैंने लिखा है और रिसेसिव जो लिखा है, वो ट्रेट हैं, वो बाहर से दिखते हैं, और उनके जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जीन का जो स्ट्रक्चर है बेटा, उसको हम बोलते हैं एलील। अब लिखो आप, कॉपी कर लिया होगा, जो करना होगा कर लिया होगा, नहीं तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, अब आप लिखो कैरेक्टर। कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स में क्या लिखोगे? इट इज अ फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म। इट इज अ फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और जो मेंडल ने सेलेक्ट किया था, मेंडल के रिस्पेक्ट में, ये इंटरनल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, लेकिन मेंडल के अकॉर्डिंग ये एक्सटर्नल फीचर है जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर। ट्रेट, दूसरा लिखो ट्रेट। क्या होता है भाई, ट्रेट क्या होता है? यहां पर ट्रेट जो है मेंडल में 14 उन्होंने सेलेक्ट किया था, और ये डिटेक्टेबल वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर है ना, डिटेक्टेबल डिटेक्टेबल वेरिएंट डिटेक्टेबल वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर, डिटेक्टेबल वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, और जीन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन सेगमेंट, जीन के बारे में इसके बाद वाले चैप्टर में और ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। सेगमेंट ऑफ डीएनए विच रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है एलील, या इसी को बोलते हैं बेटा एलीलोमॉर्फ। क्या है? इट इज टू अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ टू alternating form of two or more genes. They are alternating form of two or more genes of same character which placed in same locus of homologous chromosomes, homologous chromosomes। अब देखो डोमिनेंट, रिसेसिव, फेनोटाइप, जीनोटाइप।
अब साफ दिख रहा होगा और क्लियर है? हाँ, अब देखो ये डोमिनेंट रेसेसिव फेनोटाइप जीनोटाइप, ये सारा कुछ हम क्रॉस जब कराएंगे तब बताएंगे। क्रॉस करते चलेंगे और देखते चलेंगे ना, ये सारा टर्म्स। हाइब्रिड क्या होता है, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, है ना, सारा कुछ। एक चीज और है, मैं शायद भूल गया। आ, हाँ, ये भूल गया मैं। मेंडल को जीन के बारे में पता नहीं था, क्रोमोसोम मतलब पता नहीं था, है ना। उन्होंने जीन्स को बेटा फैक्टर नाम दिया था, डिस्क्रीट पार्टिकल्स। डिस्क्रीट पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू मेंडल, डिस्क्रीट पार्टिकल्स आर, लिख लो, नोट करके लिख लो, नोट करके लिखो। अकॉर्डिंग टू मेंडल, डिस्क्रीट पार्टिकल्स, डिस्क्रीट पार्टिकल्स, और इसी को बोला उन्होंने फैक्टर्स। फैक्टर्स को अंडरलाइन करना बेटा, फैक्टर्स को अंडरलाइन करना, मेंडल ने यही यूज किया था। डिस्क्रीट पार्टिकल्स और फैक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट, दूसरे उस पे चलते हैं बेटा। 1 मिनट होल्ड करना। अब हेडिंग दो आप लोग, मेंडल एक्सपेरिमेंट्स, मेंडल एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल एक्सपेरिमेंट्स। बेटा मेंडल ने जो प्लांट सेलेक्ट किया था पायसम सटिवम में, उसको पहले तो ये बात है कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो प्लांट सेलेक्ट किया वो प्योर लाइन था। प्योर लाइन का मतलब कि अगर मान लो आप जो ये लिखना नहीं है, समझना है जो आपने 10th में पढ़ा था। ये बताओ आप लोग बेटा कि अगर टॉल और ड्वार्फ की बात करें तो ये क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बाहर से हमें कैसा दिखेगा, टॉल दिखेगा या ड्वार्फ दिखेगा? अगर ऐसा प्लांट हो तो टॉल दिखेगा या ड्वार्फ दिखेगा? बाहर से टॉल दिखेगा, बिल्कुल। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग सोच रहे हो कि क्या पूछ रहे हैं, लेकिन यहीं से जो है ना बेसिक इसका निकल के आएगा सामने। और अगर मान लो अगर ऐसा हो कैपिटल टी, तो ये भी तो टॉल होगा। हाँ, तो ये प्योर है, तो बाहर से तो पता नहीं चलेगा ना कि जो प्लांट अभी हमारे सामने है, जिसका सीड हमें सेलेक्ट करना है एक्सपेरिमेंट के लिए, वो ऐसा वाला है कि ऐसा वाला है, ये तो हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन चाहे वो जैसा भी हो, ये हो या ये हो, एक्सपेरिमेंट के लिए हमें इसी में से निकालना है। तो हम क्या करें कि हमें ये वाला टॉल मतलब प्योर टॉल हमें मिले, इसके लिए हमें क्या करना होगा? कोई है उपाय? क्रॉसिंग करानी होगी। कैसी मुस्कान, कैसी क्रॉसिंग? सेल्फ
सेल्फ, हाँ, सेल्फ सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। तो तो हाँ, तो उन्होंने जो सेलेक्ट किया था प्लांट, वो प्योर लाइन पहले डेवलप किया था। ठीक है, तो 3 स्टेप हैं इसमें। ठीक है, पहला है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ और F1 जनरेशन। सिलेक्शन ऑफ, पहले लिखिए सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, दूसरा आया हाइब्रिडाइजेशन ऑफ F1 फॉर F1 पेरेंट्स और F1 पेरेंट्स, और तीसरा आया सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स फॉर प्योर लाइन, फॉर प्योर लाइन। कैसे किया उन्होंने? एक टॉल प्लांट लिया बेटा और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया, फिर जो जो टॉल आए उसको सेलेक्ट किया और ड्वार्फ वालों को अलग कर दिया, फिर से सेल्फ पॉलिनेशन कराया, फिर से जो टॉल आए उसको सेलेक्ट किया, ड्वार्फ को छोड़ दिया, फिर से टॉल आया सेल्फ पॉलिनेशन के बाद। तो इस तरह से 5 to 6 जनरेशन क्रॉस 5 to 6 जनरेशन सेल्फ pollination to obtain pure line। 5 से 6 जनरेशन तक कराया उन्होंने प्योर लाइन जनरेशन के लिए, प्योर लाइन ऑब्टेन करने के लिए बेटा। तो अब उनको प्योर प्लांट मिल चुके हैं, ड्वार्फ भी और टॉल भी। अब उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन कराया। तो सेकेंड आता है हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड क्या आता है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट पेज पे चले, नेक्स्ट पेज पे चलें। ठीक है, सेकेंड आता है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन को बताने के पहले आप इमस्कुलेशन जानते हो क्या? इमस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमस्कुलेशन और बैगिंग जानते हो क्या बेटा? चलो ठीक है, बढ़िया। इमस्कुलेशन बोलते हैं बेटा रिमूवल ऑफ एंथर। क्यों ऐसा करते हैं? डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन से हम पॉलिनेट करा दिए हैं तो दूसरा कोई पॉलन ग्रेन उसको पॉलिनेट न कर पाए, इसके लिए तो कवर कर देते हैं, बैगिंग कर देते हैं। और जो पॉलन ग्रेन उसके एंथर को निकाल दिया, मतलब वो पॉलन ग्रेन उसको फर्टिलाइज न करने पाए, पॉलिनेट न करने पाए, इसलिए रिमूवल ऑफ एंथर। और बैगिंग मतलब बटर पेपर से स्टिग्मा को कवर अप कर देते हैं, तो उसको बैगिंग बोलते हैं। ठीक है, अब क्या किया मेंडल ने बेटा
कि मान लो ये एक प्लांट है, एक एक प्लांट का स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, इसका ये एंथर है, ठीक है। ये प्लांट ए का है और ये एक प्लांट है, इसका ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। स्पीसीज दोनों की, दोनों प्लांट की सेम है, ए और बी दोनों सेम है, सेम स्पीसीज के हैं, डिफरेंट ट्रेट के लिए हैं, डिफरेंट ट्रेट के लिए हैं, ठीक। अब केस वन में क्या करते हैं हम, केस वन मेल जो है ए का लेते हैं, मतलब अगर इसके पोलन ग्रेन से, इसके पोलन ग्रेन से बेटा इसको फर्टिलाइज करा दिया, पॉलिनेट करा दिया, तो ये पोलन ट्यूब बनाएगा, मान लो यहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या बना, सीड बना, फ्रूट बना, सीड बना और प्लांट बना, तो जो भी रिजल्ट आएगा हमारे सामने होगा। तो ए का हमने मेल का किसका लिया है, ए का लिया है, और फीमेल किसका लिया है बेटा, बी का लिया है, दोनों में क्रॉस करा दिया, मतलब इससे इसके पॉलिन ग्रेन से इसको पॉलिनेट करा दिया, तो कुछ रिजल्ट आएगा। केस टू में क्या किया हमने, इसके पोलन ग्रेन से इसको फर्टिलाइज करा दिया, पॉलिनेट करा दिया, तो कुछ रिजल्ट आएगा, मतलब कि मेल किसका लिया हमने, बी का लिया, केस टू, और फीमेल लिया किसका, ए का लिया, कुछ रिजल्ट आएगा। अब आपको बताना है कि ये दोनों रिजल्ट सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा, लिखो तो जरा, सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा, सेम, ज्योतिरादित्य सिंधिया सेम, मुस्कान सेम, बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, अरे वाह रे बेटा वाह, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कुमार मनीष सर, मितेश, मणिपाल, मणिपाल, मणिपाल से क्लास ले रहे हो क्या बेटा, हमें भी घुमाओ यार थोड़ा। अच्छा, बिहार से, कैसा है मौसम, बढ़िया, बारिश तो खूब हो रही है, हाँ, तो पढ़ाई भी खूब अच्छी तरह करो। चलो देखो बेटा, सेम आएगा, रिजल्ट इसका सेम आएगा, ठीक है, इसका, हाँ, इसका रिजल्ट सेम आएगा, इस तरह के क्रॉस को बोलते हैं बेटा हम, इस तरह के क्रॉस को बोलते हैं हम रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट सेम आता है, ठीक है, रेसिप्रोकल क्रॉस, और इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हमने क्रॉस कराया इधर से उधर, दो ट्रेड के बीच में, ठीक है, रेसिप्रोकल क्रॉस समझ में आ गया, हाँ। तो अब बेटा हम लोग चलते हैं अब एक्चुअल में मेंडल एक्सपेरिमेंट के तरफ। तो पहला एक्सपेरिमेंट है उनका मोनो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन और वन जीन इंटरेक्शन। मोनो मतलब एक कैरेक्टर है ना, यहाँ मोनो का मतलब एक का मतलब एक कैरेक्टर है, ठीक है, मोनो हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन, या इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं, या इसको बोलेंगे वन जीन इंटरैक्शन,
वन जीन इंटरेक्शन। अब देखो इसमें क्रॉस हम कराएंगे तो आपको लगेगा कि 10th का पढ़ा रहे हैं ये, है ना, लेकिन 10th वाली बात नहीं है, इसमें से बहुत सारे फंडामेंटल्स और बाहर निकल के आएंगे जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो क्रॉस ठीक उसी तरह से कराएंगे जैसे कि हम लोगों ने 10th में पढ़ा था। ठीक है, चलो। मेंडल ने क्या किया बेटा, एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ लिया। ड्वार्फ, दोनों के बीच क्रॉस कराया तो सब, देखो क्रॉस कराने के बाद सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा, सीड को जर्मिनेट कराया होगा, तब जाके तो प्लांट्स का पता चला होगा कि ये टॉल है कि ड्वार्फ है। इतना लंबा टाइम देख लो, जिसको एक लाइन में हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, बड़ा मेहनत किया होगा उन्होंने। तो यहां पर बेटा सभी के सभी प्लांट टॉल आए, इसको उन्होंने F1 जनरेशन नाम दिया। F1 का मतलब फिलियल प्रोजेनी, F1। ठीक है ना, जहां से एक्सपेरिमेंट हमने स्टार्ट किया है उसके बाद जो मिलता है वो F1 है। ठीक है, अब उन्होंने सोचा कि ये ड्वार्फ वाला कहां गया, देखते हैं इसको सेल पॉलिनेशन करा के कहीं इसमें छुपा तो नहीं है। तो उन्होंने क्या कराया था, इसका सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कराया बेटा, तो 3:1 में उनको टॉल मिले थे और ड्वार्फ मिले थे। ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू मेंडल। ठीक है, अब इसको देखो, जो जेनेटिक्स हमारी है, मॉडर्न जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि टॉल जो होता है और ड्वार्फ, तो टॉल का जो ट्रेट है इसके लिए कितने एलील होंगे, 2 एलील होंगे, और वो दोनों होमोजाइगस हैं, इसको बोलते हैं होमोजाइगस, है ना, और इसको भी बोलेंगे होमोजाइगस, स्मॉल टी स्मॉल टी। जब सेम एलील होंगे तो उनको होमोजाइगस बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें जब पॉलन माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे, उसमें डिप्लॉयड होगा क्रोमोसोम, तो मियोसिस होके पॉलन ग्रेन बनेंगे। तो जब इसमें मियोसिस होगा और इसमें मियोसिस होगा, मतलब गैमेटोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, तो यहां पर दोनों ये पेयर अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी अलग और कैपिटल टी अलग, क्योंकि हेप्लॉयड हो जाता है सेल, तो हाफ हाफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो इधर भी वही होगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। प्रोबेबिलिटी और चांसेस फर्टिलाइजेशन के किसके किसके साथ हो सकता है, इसका इसके साथ हो सकता है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ हो सकता है बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ चांस हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये आया हमारा F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन का दोनों रिजल्ट हमें लिखना है, फेनोटाइप भी और जीनोटाइप भी। फेनोटाइप का मतलब कि फिजिकली जो हमें दिखता है। ठीक है, फेन F1 जनरेशन पहले है फेनोटाइप रिजल्ट, दिख रहा है ना, हाँ, फेनोटाइप मैंने लिखा है, PHENOTYPE, फेनोटाइप रिजल्ट। तो फेनोटाइप क्या है, फिजिकली जो दिखते हैं, क्या दिख रहे हैं, 100% टॉल। ठीक है, 100% टॉल दिख रहे हैं। जीनोटाइप क्या है इसका रिजल्ट,
GENOTYPE, जेनोटाइप रिजल्ट क्या है? 100%, बोलो तो 100% क्या है? जेनोटाइप रिजल्ट क्या है इसका? जो जीन का स्ट्रक्चर है, कैसा है ये? कैसा है? हाइब्रिड टॉल। कैसा है? हाइब्रिड टॉल, बोलो तो। हाइब्रिड टॉल बोलते रहो थोड़ा, एक तो सामने हो नहीं तो कुछ, हाँ बताते रहो कि आप सब लोग सही सलामत हो। 100% बेटा क्या है? हाइब्रिड टॉल। हाइब्रिड है, प्योर नहीं है। फेनोटाइप में क्या लिखा है सर? फेनोटाइप में लिखा है 100% टॉल, और जीनोटाइप में लिखा है बेटा 100% हाइब्रिड टॉल, मतलब प्योर नहीं है ये। अब इसका किसी में भी सेल्फिंग कराओ, इधर कॉपी कर लिया है तो मैं मिटाऊंगा। नेक्स्ट पेज पे चल पड़ता हूं मैं, पीडीएफ भी भेजना है ना। अब हमें मिला F1 जनरेशन में बेटा, F1 में मिला है कैपिटल टी स्मॉल टी वाले सारे के सारे। अब इसमें किसी भी एक सीड में, किसी भी एक सीड को हमने ग्रो किया, ठीक है। अब उसमें क्या होगा? डिप्लॉयड स्टेज मेगा स्पोर में भी होगा और माइक्रो स्पोर में भी होगा, मतलब मेल में भी डिप्लॉयड, फीमेल में भी डिप्लॉयड। मतलब इसका जो है बेटा, एक मेल बनेगा, एक मेल, और दूसरा फीमेल। ठीक है, तो इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। गैमेटोजेनेसिस होगी तो यहाँ कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग। इसमें भी गैमेटोजेनेसिस होगी, कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग। प्रोबेबिलिटी देखो फर्टिलाइजेशन के, कैपिटल टी हो जाएगा, ये इसके साथ होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, ये इसके साथ आएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, ये इसके साथ होगा तो स्मॉल टी। ये कौन सा रिजल्ट है बेटा? F2 जनरेशन का रिजल्ट है। तो F2 जनरेशन का फेनोटाइप, फेनोटाइप रिजल्ट बोलो क्या है? ये तीन क्या है? 3 तो टॉल आ गए, और एक क्या आ गया? ड्वार्फ। तो फेनोटाइप रिजल्ट क्या आया? टॉल रेशियो ड्वार्फ। क्या आया? 3:1। लेकिन इसका जीनोटाइप क्या रिजल्ट है बेटा? जीनोटाइप रिजल्ट क्या है? ये प्योर टॉल तो यही है, और ये दोनों क्या है? हाइब्रिड टॉल, और ये ड्वार्फ। तो 1:1, ठीक है। तो प्योर टॉल रेशियो, हाइब्रिड टॉल रेशियो ड्वार्फ। जगह नहीं है यहां पे, मैंने क्या लिखा है? जीनोटाइप रिजल्ट ऊपर लिख दूं क्या? जीनोटाइप रिजल्ट मैं ऊपर लिख रहा हूं, प्योर टॉल रेशियो, हाइब्रिड टॉल रेशियो ड्वार्फ 1:1, ये आया। क्लियर है?
ठीक है। तो बच्चों अब इसके आगे हम लोग कल करेंगे